नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उसका तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो में जेएनयू लाइफ साइंस 2019 के पार्ट बी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे विद करेक्ट एक्सप्लेनेशंस। आप में से अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले जितने भी हमारे नए वीडियोज़ होंगे उनका आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पार्ट बी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 100 बेस पेयर डीएनए इज करेक्ट। न्यूक्लिक एसिड केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू इमीडिएट बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है, तो 100 के बीच में कितना होगा? सिंपल, 100 into 0.34 नैनोमीटर दैट इज 34 नैनोमीटर। तो एक मिनट के लिए अगर पॉज करके हम देखें तो व्हाट वुड बी द आंसर? ऑफ कोर्स इट्स डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइबोसोम्स कैन बी फ्रैक्शनेटेड इनटू मोनोराइबोसोम्स एंड पॉलीराइबोसोम्स बाय। आपको पता होगा कि मोनोराइबोसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है। पॉलीसोम्स जिसे बोला जाता है, जो कि प्रोकैरियोट्स का फीचर है। तो अगर एक ही मैसेंजर आरएनए पे मल्टीपल राइबोसोम्स लगे हों तो उसे पॉलीसोम्स बोलते हैं या पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स में जनरली ऐसा नहीं होता है। राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि बहुत ही छोटा होता है, और इसको अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज की जरूरत होती है। तो जनरली ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने के लिए हमें सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज करते हैं अराउंड 100,000 G पर। तो आंसर इज ऑब्वियसली आंसर वुड बी फर्स्ट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्लांट हार्मोन नेगेटिवली रेगुलेट सेनेसेंस। आपको पता होगा सेनेसेंस क्या होता है। सेनेसेंस बायोलॉजिकल एजिंग को कहते हैं। प्लांट में बायोलॉजिकल एजिंग जो होती है, प्लांट भी दे गेट एज्ड, तो प्लांट में जो बायोलॉजिकल एजिंग है उसको हम सेनेसेंस कहते हैं। And leaf dries up and then they fall. इथाइलिन जनरली ट्रिगर करता है सेनेसेंस को। एक इफेक्ट होता है जिसे हम रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि अगर हम ऐसी कोई भी प्लांट पार्ट्स जिसको कि सेनेसेंस होने वाला हो और अगर उसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लाइक साइटोकाइंस के साथ रख देते हैं तो वो जो इफेक्ट है वो डिले हो जाता है। यानी कि अगर हम डिलेड बायोलॉजिकल एजिंग करें या डिलेड सेनेसेंस करें तो उसको हम रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं, और जो कि साइटोकाइनिन कराता है। तो इसका आंसर क्या होगा? साइटोकाइन्स नेगेटिवली रेगुलेट सेनेसेंस। जी, क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ट्रीटिंग माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन। आपको पता होगा कि माइकोप्लाज्मा उन बैक्टीरिया क्लास को कहते हैं जो कि सेल वॉल नहीं होती। तो ऑब्वियसली लॉजिक है कि ऐसा कोई भी एंटीबायोटिक जो सेल वॉल को इनहिबिट करता हो उसका माइकोप्लाज्मा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें पेनिसिलिन भी आता है, वो सब के सब एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस को इंटरफेयर करते हैं, जबकि फ्लोरोक्विनोलॉल्स जो होते हैं वो आपके डीएनए गाइनेज के इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि जब आफ्टर डीएनए सेपरेट होना होता है दो सर्कुलर डीएनए को, तो हमें कट कराना पड़ता है डीएनए गाइनेज के थ्रू, टोपोआइसोमरेज जिसे बोलते हैं हम। और ये फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं ये उसके इनहिबिटर्स होते हैं और जनरली एज अ ड्रग भी यूज होते हैं। अगर आपको इनका स्पेसिफिक चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पेनिसिलिन, इट इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस बिकॉज इट do not allow the transpeptidation reaction। आपको पता होगा जो आपके जो हिस्टोपॉलीसैकेराइड्स की जो चेन है दो, उनके बीच में पेप्टाइड लिंकेजेस होती है, जिसमें कि अल्टरनेट आपके पेंटाग्लाइसिन यूनिट्स को ज्वाइन कराया जाता है DNL अमाइनो एसिड के थ्रू। पेनिसिलिन वहां पर अटैक करता है और इसकी वजह से जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो जनरली लूज हो जाती है। एरिथ्रोमाइसिन 20S राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, 50S सब यूनिट ऑफ आर राइबोसोम्स। टेट्रासाइक्लिन जो है आपका 30S सब यूनिट को करता है और अल्टीमेटली अमाइनो एसिड टीआरएनए का आरएनए राइबोसोम्स जो कॉम्प्लेक्स है उससे बाइंड नहीं होने देता। तो अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए का जो बाइंडिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाता।
फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में हमने पहले ही बताया कि ये डीएनए टोपोआइसोमरेज को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए हैं आफ्टर एप्लीकेशन वो सेपरेट नहीं हो पाते, और बिकॉज सेपरेट नहीं होंगे तो जो सेल है डॉटर सेल में प्रॉपरली नहीं ब्रेक करेगी, नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन, मैच द पॉजिटिव एजेंट इन कॉलम ए विद द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन एज मेंशन्ड इन कॉलम बी। 4 आपको पैथोजन के नाम दिए हैं, ट्रिपेनोसोमा, यार्सिनिया, प्लाज्मोडियम, लीजमेनिया, और उनके आपको कैरियर बताए गए हैं। आपको इनको मैच कराना है। बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखते ही इसका आंसर पता लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले प्रोबेबल मैच को ढूंढना चाहिए। हम आते हैं, फॉर एग्जांपल जो फ्ली है ये प्लेग कराती है, और जो पॉजिटिव ऑर्गन है यार्सिना पेस्टिस। प्लेग एक टाइम पे बड़ा डेडली डिजीज था, और पूरे यूरोप में इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हैं इन द पास्ट। सीसी फ्लाई अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करती है, जबकि सैंड फ्लाई कालाजार। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर, मायर ने 1988 में एक डेफिनेशन दी थी, ऑल दोज स्पीशीज विच आर वेरी एंडेमिक, जो कि एक लोकलाइज्ड एरिया में मिलती हैं पूरे वर्ल्ड में, हमें ऐसी स्पीशीज को बचाने के लिए एफर्ट्स डालने होंगे। वाई? क्योंकि उनका ग्लोबल प्रेजेंस है नहीं, तो इसीलिए अगर उस एरिया में जहां पर वो मिलती हैं अगर वहां पे भी उनके लिए थ्रेट है, हैबिटेट लॉस है, तो फिर हम कभी भी उनको ग्लोबल मैप पे दोबारा नहीं देख पाएंगे। और ऐसे रीजंस को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम दिया गया है। अराउंड 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं वर्ल्ड में, जिसमें से इंडिया में 4 बड़े फेमस हैं। दे आर हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन एंड द सुंदरलैंड। इसमें से इंडो बर्मा रीजन एंड सुंदरलैंड जो है वो प्रॉपर इंडिया के अंदर ना होने की वजह से हम उनको नहीं काउंट करते हैं, बट अदरवाइज अगर आप साउथ एशियन या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखें तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट काउंट होते हैं। प्लीज इनको नोट डाउन करिएगा, ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आंसर हैज टू बी रीजन विद अ लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। द 3 granulocytes of the immune system are neutrophils, monocytes, erythrocytes, neutrophil, basophil, eosinophils, B lymphocyte, T lymphocytes, platelets, thrombocytes, erythrocyte, lymphocytes। आप सबको पता होगा जो इम्यून सेल्स हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, WBCs हैं, इन सब का क्लासिफिकेशन हुआ है हाउ दे लुक अंडर द माइक्रोस्कोप। कई सारी इम्यून सेल्स ऐसी हैं जिनका साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल स्टेनेबल होते हैं, और ऐसी हर सेल जिनका के साइटोप्लाज्म एक्टिव ग्रेन्यूल से भरा होता है, उन सबको हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, बिकॉज दे कैन बी स्टेन्ड बाय सम ऑफ द हिस्टोकेमिकल स्टेन्स। ऑन द कंट्री, A granulocytes except NK cell generally they are not very good for staining purposes, उनको हम डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उसमें 3 सेल्स आती हैं जिनका नाम भी उन स्टेन्स की वजह से आया। इओसिनोफिल जो कि आपका एसिडिक डाई से स्टेन होती है, फॉर एग्जांपल इओसिन, बेसोफिल जो बेसिक डाई से स्टेन होती हैं, और न्यूट्रोफिल जो कि दोनों डाई से स्टेन होती हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों डाई से, ऐसा नहीं कि किसी भी डाई से नहीं, दोनों डाई से, यानी कि एसिडिक डाई से भी और बेसिक डाई से भी। तो आंसर होगा बी। चलते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन है ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एज वी नो, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो आपके फोटोसिंथेटिक सेंटर्स हैं स्पेसिफिक लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे रेसिप्रोकेट। अगर हम रेड लाइट लेते हैं विच इज अराउंड 670 नैनोमीटर और फार रेड लाइट लेते हैं विच इज अराउंड 700 नैनोमीटर, दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल इंपैक्ट होता है फोटोसिंथेटिक रेट पे। क्या हो अगर हम दोनों को कंबाइन करें, यानी कि हम फोटोसिंथेटिक सेंटर्स को रेड एंड फार रेड लाइट दोनों दें, क्या दोनों का इफेक्ट ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट होगा? जब ये किया गया, so when we did this experiment, we found out the effect of both red and far. It was synergistic. It was more than what their individual
रेसिप्रोकेशन कुड हैव बीन। उनका जो इंडिविजुअल कंटेंट जो होता उससे कई गुना ज्यादा था, एंड दैट्स वेयर ये जो फिनोमिना है इसको हम इमर्शन इफेक्ट भी बोलते हैं। आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस में क्वेश्चन आ सकता है, क्या हो अगर हम 700 के बाद लाइट को दें, फार रेड रीजन के बाद। ऐसे केसेस में फोटोसिंथेटिक रेट पे कोई एनहांसमेंट नहीं होता, बिकॉज 700 नैनोमीटर ऑनवर्ड्स उसके बाद के जो लाइट रेज होती हैं, दे डू नॉट हैव इनफ ऑफ एनर्जी टू कंट्रीब्यूट टू द एनहांसमेंट इन द फोटोसिंथेटिक रेट। इनफैक्ट फोटोसिंथेटिक रेट ड्रॉप डाउन करता है, और ऐसे फिनोमिना को हम रेड ड्रॉप फिनोमिना भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, एक बार को जरा देखिए। जब भी हम रेड लाइट देंगे, रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस both red and far red will increase and their effects will be synergistic. That is option D. So the correct option would be D. चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन JNU लाइफ साइंसेस में हम बहुत ज्यादा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैथ्स की क्वेश्चन है, बट आप ध्यान रखिए दोस्तों, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये सिंपल क्रिटिकल सिंपल मैथ्स होता है, एलिमेंट्री मैथ्स होता है। अगर आप ध्यान से देखें, बड़ा सिंपल सा है। द प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू 4 टेबल्स, यानी कि 10 चेयर का जो प्राइस है वो 4 टेबल के बराबर है। तो अगर हम इनका हाफ कर दें तो 5 चेयर का 2 टेबल्स के बराबर हो जाएगा। तो व्हाट इज सेइंग, द प्राइस ऑफ 15 चेयर, दैट मींस 10 चेयर प्लस 5 चेयर, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 6 टेबल्स। तो 15 चेयर एंड 2 टेबल्स। अब हमें मालूम है कि 15 चेयर इज इक्विवेलेंट टू 6 टेबल्स। तो अगर हम 6 टेबल्स प्लस 2 टेबल्स को अगर टुगेदर खरीदते हैं तो 4000 रुपीज का सम बनता है। तो इससे हमें टेबल का प्राइस मिल जाएगा। अगर आप चेयर का प्राइस कंटिन्यू रखना चाहते हैं, टेबल का नहीं, तो वाइस वर्सा कर सकते हैं। और उससे एक बार जब अगर हमें चेयर या टेबल का प्राइस आ गया तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर, जैसा कि आप देख सकते हैं, 10 चेयर इज इक्विवेलेंट टू 4 टेबल्स and 5 chair will be equivalent to 2 tables. तो अगर हम combined price देखें तो 15 chair plus 2 table is 4000। अगर हम इसमें से tables का equivalent जो कि 5 chair है, अगर उसको टोटल कर दें तो हमें मिल जाएगा एक चेयर का प्राइस जो कि 200 रुपीज है। और अगर हम जानते हैं कि 10 चेयर का प्राइस इज इक्विवेलेंट टू 4 टेबल्स, तो इससे हमें टेबल का भी प्राइस मिल जाएगा। बाद में इनको आप 12 into 200 एंड 3 टेबल्स के लिए 500 से इंटू कर दीजिए, टोटल सम करिए 3900 इंडियन रुपीज आएगा, जो कि आपका आंसर डी है। चलते हैं दोस्तों, बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन, हेटेरोसिस कैन बी डिफाइंड एज। आपको पता होगा हेटेरोसिस को हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं, जो कि जनरली जो ब्रीडर्स होते हैं वो जनरली इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और इसके हिसाब से क्या होता है, अगर हम 2 प्योर लाइन सिलेक्शंस का यानी कि प्योर ब्रीड्स का अगर हम क्रॉस कराएं तो डिजायर्ड ट्रेट्स लेके आ सकते हैं हम F1 जनरेशन में। और इसीलिए F1 जनरेशन सपोज टू बी हैव अ बेटर ट्रेट्स, बेटर फीचर्स इन कंपैरिजन टू देयर पेरेंट्स। तो आंसर होगा बी। आगे हैं दोस्तों, जेनेटिक लिंकेज सजेस्ट दैट। आपको पता है कि जेनेटिक लिंकेज का एक अपोजिट इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट का जो एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे पार्टी में, ये उसका अपोजिट है। वहां पे भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जेनेटिक लिंकेज का मतलब होता है अगर एक ही क्रोमोसोम में 2 जीन्स बहुत ही क्लोज हैं तो उनके चांसेस हो जाते हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो वो शायद एक साथ एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम्स पे चले जाए ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसीलिए जब मोर देन 1 जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एक साथ जाती हैं तो उसको हम जेनेटिक लिंकेज का एग्जांपल मानते हैं। इसीलिए आंसर होगा इसका सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आप अगर ध्यान से देखें, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए इन क्वेश्चंस के लिए। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत 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 सिंपल है। इवन आप काफी सारे क्वेश्चंस आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट इवन थिंकिंग। Besides protein, which of the following molecules can also act as an enzyme? हम 8th 9th क्लासेस चीज को जानते हैं कि RNA was the first molecule came on to this earth। RNA वर्ल्ड की थ्योरी चलती है और उसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज थी और जिनको हम राइबोजाइम बोलते हैं। तो RNAs मॉलिक्यूल इंडस्ट्री में यूज भी किए जाते हैं। इनफैक्ट नेचर में अभी तक भी हैं राइबोजाइम्स। फॉर एग्जांपल आपने एक एंजाइम का नाम सुना होगा जो कि बहुत ज्यादा
फेमस है इन द कोर्स ऑफ ट्रांसलेशन, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, इट इज बेसिकली अ राइबोसोम। तो आंसर होगा इसका बी। ओके, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड? जैसे कि आपके जानते हैं अमाइनो एसिड्स कई तरह के होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड 3 होते हैं आपके, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। इनको हम पॉजिटिवली HRK, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड 2 होते हैं, D एस्पार्टेट, E ग्लूटामेट। तो करेक्ट आंसर हैज टू बी D लाइसिन एंड आर्जिनिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following group of characters is present in all chordates in some or other stages of their life? आप देख सकते हैं कुछ कैरेक्टर्स लिखे गए हैं जो कि पूछा गया कि कॉर्डेट्स के स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। इसमें से आप लोग मेमोरी ग्लैंड्स को जानते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स मैमल्स का एग्जांपल है, बट सारे कॉर्डेट्स में जरूरी नहीं है। कॉर्डेट्स का जनरली 4 फीचर बड़े कॉमन हैं जो कि ऑलमोस्ट हर कॉर्डेट्स में कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में होते हैं, और वो 4 फीचर्स हैं आपके, एक नोटोकॉर्ड, एक डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और पोस्टेनल फिन्स एंड फेरिंजियल स्लिट्स। तो इसके हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर हैज टू बी बी। चलते हैं। 2 आइडेंटिकल व्हीकल्स कोलाइड हेड ऑन। फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है, सिंपल फिजिक्स है। ईच व्हीकल इज ट्रेवलिंग एट 200 किलोमीटर पर आवर। 2 व्हीकल हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग दोनों सेम मास के हैं और स्पीड भी सेम है, और दोनों हेड ऑन कॉलिजन करते हैं। आपको पता होगा कि ऐसा हेड ऑन कॉलिजन करना नहीं चाहिए, बट अगर हेड ऑन कॉलिजन अगर हम मान के चलें ऐसा एक्सीडेंट होता भी है, तो आपको पता है न्यूटन का तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितने स्पीड से ये हिट करेगा उतना ही अपोजिट फोर्सेस को सहन करना पड़ेगा। टोटल फोर्स अगर आपसे पूछा जा सकता है तो टोटल फोर्स होगा, कंबाइंड फोर्स होगा 400, वाइल अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा ईच इंडिविजुअल पे तो वो 200। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक इंडिविजुअल पे कितना होगा ईच व्हीकल पे, तो वो 200 किलोमीटर पर आवर का फोर्स होगा या स्पीड से वो हिट होगा। तो आंसर हैज टू बी बी। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन। A species of plant or animal with a disproportionately large effect on its environment relative to its abundance, which plays a unique critical role in maintaining the structure of an ecosystem and determine the types and numbers of various other species in the community. ये जो चारों आपको स्पीशीज दी गई हैं, ये चारों ही कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम इनके दिए गए हैं, कीस्टोन, इंडिकेटर, अम्ब्रेला, फ्लैगशिप्स। ये सारे ही कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी जब हम बनाते हैं किसी एरिया में जो कि स्पीशीज आर अंडर कंसर्न, तो ये वहाँ पर इनके नाम हैं। इनमें से कीस्टोन स्पीशीज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज ऑल्दो उनका नंबर बहुत कम होता है, बट वो पूरे इकोसिस्टम को गवर्न करके रखते हैं। अगर वो नहीं होंगी तो या तो कुछ स्पीशीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी, यानी उनका रहना उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बेशक उनका डिस्प्रोपोर्शनेट अबंडेंस है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कीस्टोन स्पीशीज। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये कंजर्वेशन बायोलॉजी में, आप वहां पर इसको पढ़ते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ओके, क्वेश्चन इज इन केस ऑफ लैक ऑफ ई कोलाई द लैक रिप्रेसर प्रोडक्ट ऑफ हाइजीन, एक एलोस्टेटिक प्रोटीन होता है, बाइंडिंग ऑफ लैक रिप्रेसर टू द इंड्यूसर डायरेक्टली कंट्रोल्स। तो जो लैक ऑपरॉन होता है वो 2 कंटेक्स्ट में वर्क करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज जो आपका रिप्रेसर है वो ऑपरेटर एरिया पे बाइंड करता है, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज डाउनस्ट्रीम जो सीक्वेंस है उनको ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता, जिससे कि आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांसएसिटाइलेज एंड परमिएज एंजाइम्स नहीं बन पाते। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज शुगर जनरली होता क्या है, जो लैक्टोज है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एलोलैक्टोज में, और वो एलोलैक्टोज जो है, जहाँ नाम से आप देख सकते हैं एलो मतलब एलोस्टेरिक, यानी कि जो एलोलैक्टोज है वो इस रिप्रेसर को बाइंड करती है, जिसकी वजह से ये जो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर एरिया पे बाइंड नहीं कर पाता और
जो बाकी के एंजाइम्स की जो सिंथेसिस है वो रिज्यूम हो जाती है। तो आंसर हैज टू बी फर्स्ट, सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगले क्वेश्चन पे फिजिक्स का क्वेश्चन है, बट बहुत ही सिंपल फिजिक्स है। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। होता क्या है, अगर आपको पता हो, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, जबकि टॉर्क होता है एक ऐसा फोर्स जो कि किसी भी चीज को ट्विस्ट या रोटेशन में ले जाने के लिए फोर्स करता है। यानी कि टॉर्क इज बेसिकली अ फोर्स जो किसी भी चीज को मजबूर करेगा कि रोटेशन कराने के लिए, और अगर वही 0 है तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो फोर्स नहीं कर पाएगा एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग बॉडी का, और वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ फ्लावर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन इज कॉल्ड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर्स को हम जनरली सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगर एक फ्लावर जिसको कि हम कई मल्टीपल एक्सिस पे सिमेट्री हो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। अगर एक वन सिमेट्री प्लेन हो तो उसको जाइगोमॉर्फिक, और अगर कोई सिमेट्रिक प्लेन ना हो तो उसको एसिमेट्रिक बोलते हैं। तो आंसर इसमें बड़ा सिंपल है, आंसर हैज टू बी बी, जाइगोमॉर्फिक। क्वेश्चन पे आते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ TCA साइकिल इज टू एक्ट एज अ फाइनल कॉमन पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। एसिटाइल कोए जब साइट्रिक एसिड साइकिल में जाता है तो वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, और उन प्रोडक्ट्स को जब हम हार्वेस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो कुछ ATPs जनरेट होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बच्चों के दिमाग में कंफ्यूज करता है। अगर आप ध्यान से देखें, एक TCA साइकिल में 3 NADH, 1 FADH और 1 GTP होता है। तो GTP का होना कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट इज एज सेम एज लाइक 1 ATP। NADH कितने ATP बनाता है या FADH कितने ATP बनाता है, इस पे कई सारे डाउट्स हैं। There are some books which assume 1 NADH gives us 3 ATP, while other books on the contrary says 1 NADH is equivalent to 2.5 ATP. Same way 1 FADH is considered to be 2 ATP, while other books says 1 FADH2 is equal to be 1.5. यहाँ पे बड़ा सिंपल सा आपको रखना है कि अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं लोअर क्लासेस के अप टू 12th और सो, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि NADH का हम मान लें 3 ATP फॉर द होल नंबर, FADH का 2 ATP। बट अगर आप हायर क्लासेस को यानी कि आप MSc एंट्रेंसेस, PhD या इस क्लासेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आवर सजेशन टू यू वुड बी कि आप ऐसे क्वेश्चन को जनरली कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से दोनों आंसर सही हो सकते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे क्वेश्चंस में NADH की वैल्यू 2.5 ATP वाइल FADH2 की वैल्यू 1.5 ATP कंसीडर करिए, और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 10 ATP बनेंगे एक एसिटाइल कोए की साइकिल में। इसको आप याद रखिएगा, हमेशा एक एसिटाइल कोए 10 ATP जनरेट करता है, 10 ATP के इक्विवेलेंट एनर्जी करता है जब वो TCA साइकिल में जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, ये आपकी 4 स्टेज दी गई हैं। आपको पता है कि मियोसिस जो है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसमें कि DNA एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और यहाँ पर ये जो 5 स्टेज एक और होती है डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेज का एक तो अरेंजमेंट वन आफ्टर अनदर, और उनमें क्या होता है, क्या प्रोसेस एग्जैक्टली हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वंस फॉर ऑल आप इसको याद कर सकते हैं। ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है वो 5 स्टेज की वजह से आती है, आप इसको याद रख सकते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ऑर्डर वुड बी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लेजी, प्राची, दीपू। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, आप अपने निमोनिक्स बना सकते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं इन स्टेजेस के वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स जो हैं कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं,
जाइगोटीन में साइनेप्सिस स्टार्ट होती है, जबकि पिचाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होना शुरू होती है। क्रॉसिंग ओवर का यहाँ पे मतलब होता है कि जब दो डीएनए क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड के। अगला क्वेश्चन है, सी अर्चिन फॉलोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लीवेज पैटर्न। आप जानते हैं सी अर्चिन बिलोंग्स टू अकाइनोडर्म्स और अकाइनोडर्म्स ऑब्जर्व होलोब्लास्टिक रेडियल क्लीवेज पैटर्न। बड़ा सिंपल सा होता है, इसमें जो आपका क्लीवेज होता है वो इक्वल वॉल्यूम्स में होता है, तो जितने भी आउटकम आपका जो क्लीवेज के प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब एक जैसे सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, और इसीलिए उसे बोलते हैं हम होलोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय लिंकिंग फिनाइल एलानिन एलानिन एंड ग्लाइसिन। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जनरली आप बायोकेमिस्ट्री में कंफ्यूज करते हैं। बड़ा सिंपल सा है, 3 अमाइनो एसिड दे रखे हैं, उनकी कॉम्बिनेशन पूछे हैं, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा उसमें आप सिंपल सा लगाइए 3 फैक्टोरियल का फॉर्मूला। तो 3 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 3 into 2 into 1, that would be 6. So answer has to be B. इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। We will be soon post one more video जिसमें कि बाकी के क्वेश्चंस होंगे। Thank you very much.